हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 63 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। जितना कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है फायरमैन से रिलेटेड सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। जिसमें कि आपको मैथ भी करवाए तो मैथ भी आपका सारा अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से अगर आप विजिट कर सकते हैं। जिसमें कि आज हम कवर करेंगे जीके, जिसमें हिंदी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। सारे को आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हो। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाए थे। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़े, वहां पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहां जाकर आप पीडीएफ रीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फायरमैन से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर पूछा जा रहा है, हास्य का तद्भव शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए शब्द दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका तद्भव, दूसरा होता है तत्सम। एक होता है देशज, दूसरा होता है विदेशज। लेकिन यहाँ पर अगर हम तत्सम और तद्भव की अगर हम बात करें तो तत्सम देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, हास्य का तद्भव शब्द क्या होगा। तो तद्भव का मतलब होता है जो वर्ड आपका संस्कृत में प्रयोग हो रहा है, अगर उसका परिवर्तित रूप आपका हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं तद्भव। अगर कुछ किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन कोई भी अगर वर्ड है संस्कृत में वो लिखावट उसका कुछ अलग है और हिंदी में उसका कुछ लिखावट अलग हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं तद्भव। अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग तत्सम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में जो आपको पूछा जा रहा है कि हास्य का तद्भव क्या होगा, तो तद्भव जैसे कह दिया, इसका मतलब है कि ये संस्कृत का वर्ड आपका हास्य, लेकिन इसका परिवर्तित रूप किस में हो जाएगा, आपका हिंदी में। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हस्त, ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिया हंसना, ऑप्शन सी हंसाना, ऑप्शन डी हंसी। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हास्य की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है आपका हंसी, जो कि आपका तद्भव रूप माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, विधाता का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बताइए कि विधाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जाए। ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी संपदा, ऑप्शन डी ईश्वर। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विधाता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका भगवान हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना कि हिंदी से भी आपका लगभग 10 प्रश्न आपका पूछा जाता है, 9 से 10 प्रश्न या 8 प्रश्न हो सकता है आपका हिंदी से पूछा जाता है। या अप्रोक्स की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आपका इतना प्रश्न पूछा जाता है। मैथ की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका 10 प्रश्न लगभग पूछा जाता है। हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 7-8 प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो बचता है आपका जीके जीएस का लगभग 70 से 75 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यही आपका सिलेबस है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सफल का विलोम नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तीर्ण, ऑप्शन बी विफल, ऑप्शन सी असफल, ऑप्शन डी निष्फल। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सफल का मतलब होता है पास हो जाना, यानी सक्सेस हो जाना। तो इसका अगर हम बात करें कि कौन सा विलोम नहीं है तो उत्तीर्ण, क्योंकि उत्तीर्ण का मतलब भी वही होता है जो कि सफल का मतलब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका विलोम वर्ड नहीं है, यानी कि अपोजिट वर्ड आपका नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न मुहावरे का अर्थ बताना। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, निम्न मुहावरे का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहे कि निम्न मुहावरे का क्या अर्थ है। ये आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए विषाक्त होना, ऑप्शन बी चंचल होना, ऑप्शन सी विश्वघाती होना, ऑप्शन डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो बताइए यहाँ पर आपका आस्तीन का सांप होने का यहाँ पर मतलब क्या होता है। तो आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है आपका विषघाती होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना और अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट, और अपना स्कोर आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, बताएं। बताइए कि निम्न में से आपका कौन सा अशुद्ध है। तो अशुद्ध की अगर हम बात करते हैं, आपका सौंदर्यता जो है ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, सौंदर्यता ये आपका गलत है। सौंदर्य और सुंदरता ये दोनों क्या आपका सही है, लेकिन सौंदर्यता जो लिखा हुआ ये आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर आप सभी के सामने व्यंजनों में बताएं कौन सा वर्ग महाप्राण है। तो यानी महाप्राण करने का मतलब है कि सबसे ज्यादा आपका बल किस में लग रहा है उच्चारण करने में, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो अपने मन से इसको उच्चारण कर। अगर आपसे ये पूछा जाए उच्चारण के अकॉर्डिंग, अगर पूछा जाए कि जैसे कि लिख देता है तो लिख दिया, अगर चौ दे दिया, पौ दे दिया, तो इनमें अगर पूछा जाता है आपको कि सबसे ज्यादा जो यानी उच्चारण जो हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद से बोलना है और देखना है कि इनमें से कहाँ से आपका चूंकि 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसी में से जो आपका सटीक रहेगा और आपको बोलने का प्रयास करना। जब आप बोलोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, बिना कोई ट्रिक्स आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न में जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, व्यंजनों में बताएं कि कौन सा महाप्राण, यहाँ पर आपको महाप्राण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पढ़िए को, उसके बाद क्या खो,
गो, उसके बाद क्या है अंग। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका बल का प्रयोग हो रहा है किस में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ख में हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा इन सभी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है, प्रतियोगी का विलोम होगा। तो बताइए प्रतियोगी का विलोम कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अनुयोगी, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी वियोगी, ऑप्शन डी योगी। तो यहाँ पर आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहयोगी। प्रतियोगी का विलोम क्या होता है, सहयोगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने 8 नंबर में पूछा जा रहा है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। बताइए कि पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ पीत है जिसका अंबर, ऑप्शन बी पीत है वस्त्र जिसका, ऑप्शन सी पीत अंबर जिसका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि रियल में जहाँ पर सभी ऑप्शन आपका सही रहता है वहीं पर उपयुक्त सभी रहता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाए। और फायरमैन के एग्जाम में आपका जो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करना। इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो उपयुक्त सभी वाला, तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कर देना है उपयुक्त सभी वाला, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो झंडा की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है आपका केतन। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द केतन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद रूप है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि रामायण शब्द का कौन सा संधि विच्छेद जो शुद्ध रूप है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रम प्लस आयन, ऑप्शन बी रामा प्लस यन, ऑप्शन सी में दिया हुआ राम प्लस अयन, ऑप्शन डी राम प्लस अयन। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राम प्लस अयन, ये है आपका रामायण का संधि विच्छेद। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका जीके जीएस का चालू होता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, सॉरी कौन सा सबसे ज्यादा लक्षण है, यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, ये किससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये टिका हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया अधिक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी उद्यमों की प्रबंधता, ऑप्शन सी आय वितरण में समानता, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार की व्यवस्था इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब सीधा समझिए कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का जो अस्तित्व होता है इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसको कि भारत का इकोनॉमी बनाने में प्रथम स्थान आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य की सिवाय, यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है सिवाय, यानी किसको छोड़ करके शेष भारत का सभी क्या है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो शुभा भगदल जो ये क्या है, तो ये गायिका है, ये नृत्य नहीं है, ठीक है, ये नृत्य नहीं करती है, ये क्या है तो एक प्रकार की ये गायिका। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लोब आइलैंड कहा जाता है। तो बताइए कि किस द्वीप को क्लोब आइलैंड कहा जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन ए जंजीबार, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी मॉरिशियस, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो बताइए कि कौन सा द्वीप है जिसको कि क्लोब आइलैंड कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, तो ये आपका जंजीबार को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा जा रहा है, डैश मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो पता नहीं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बाबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर में, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ, किस वर्ष में हुआ था। बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में, एशिया क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है। तो बताइए कि एशिया क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। बताइए कि विद्युत का कौन सा सुचालक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन हीरा, ऑप्शन बी सिरामिक, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी रजत। तो इसको मैंने कम्युनिटी में लगाया था, तो इसमें लगभग जो है 12% ही लोग ऐसे थे जो कि करेक्ट आंसर दे पाए थे। सभी लोग क्या कहते हैं, इसमें हीरा मार दिए थे, कुछ सिरामिक, कुछ कांच मार दिए थे। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझना है कि रजत का मतलब होता है आपका चांदी। क्या होता है, रजत का मतलब आपका चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। और सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है, चूंकि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक आपका रजत होता है, और रजत का मतलब होता है आपका चांदी। ठीक है, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया था, लेकिन आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले वाला वीडियो को देखा नहीं है, जिसके कारण से आप लोग यहाँ पर गलत कर देते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 18 नंबर पूछा जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो किया गया था 1966 में, इसका स्थापना किया गया था जरूरतमंद देशों को ऋण देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पर है, तो ये मनीला में स्थित है। फिलीपींस की कैपिटल ये मनीला में आपका स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बताइए, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका जो है डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान में रखना, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है, नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो महानदी की सहायक नदी नहीं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी वैनगंगा, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन डी मूसी। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शिवनाथ जो है ये आपका महानदी का सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में पूछा जा रहा है, तिरुवल्लभपुर को समर्पित वल्लभपुर कोत्तम देश में स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि तिरुवल्लभपुर को समर्पित वल्लभपुर कोत्तम ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका स्थित है चेन्नई में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका केरल हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे अशिक्षित राज्य की बात करें कि सबसे ज्यादा जो कम अशिक्षित राज्य ये कौन सा, ये आपको अगर यहाँ पर पूछा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका बिहार हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे अशिक्षित राज्य माना जाता है। सबसे शिक्षित की अगर हम बात करें तो आपका केरल हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपका गोवा हो जाएगा। सबसे अगर अधिक प्रति व्यक्ति आय की अगर इनकम की अगर हम बात करें तो ये गोवा का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, यानी इनकम सबसे अधिक है। सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये आपका बिहार हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है ये आपके बिहार का है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ आम, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फल ये क्या है, तो ये आपके आम है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला था, ये कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति थे जिसके द्वारा राष्ट्रपति के पद का कार्यभार 2 बार संभाला गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब ये कब अगर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पर आए थे, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका 26 जनवरी को आए थे। कब आए थे, 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा जा रहा है, भारतीय जिन्हें सर्वोत्तम मूल के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है, ये आपको ऊपर पूछा जाएगा। तो बताइए कि कौन सा ऐसा भारतीय है जिसे सर्वोत्तम मूल गीतकार के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, ये कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका है ए आर रहमान। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
इसको संगीत के क्षेत्र में इनको जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण किससे किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण जो है ये किससे किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है संगमरमर ये जो किया गया था ये जले हुए ईंटों से किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में, चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी एडी के दौरान भारत आया था। हेनसांग का भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए भारत भ्रमण का इनका क्या उद्देश्य, जो कि चीनी यात्री थे। तो ये नालंदा में अध्ययन और बौद्ध ग्रंथों का ग्रहण करने के लिए आए थे। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इस प्रश्न का आपको जो है ट्रेंड इसका जो है ये चेंज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आपका जो है ये मैंने पहले भी आपको करवाया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी कौन से यात्री थे जो कि बौद्ध धर्म का यानी ग्रहण करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का जो ग्रहण करने के लिए आए थे। तो ये आपके हेनसांग थे। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ यहाँ आपका पूछने का ट्रेंड बदल दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको 28 नंबर पूछा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए राजकोषीय घाटाओं का अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया कुल प्राप्तियों से खर्च को घटाना। ऑप्शन बी कुल प्राप्तियों से विदेशी ऋणों पर ब्याज भुगतान घटाना। ऑप्शन सी राजस्व प्राप्तियों से खर्च को घटाना। ऑप्शन डी में दिया राजस्व प्राप्तियों रक्षा खर्च को घटाना। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको छटना की करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों से खर्चा को घटाना ये आपका राजकोषीय घाटा का अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 29 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो बताइए निम्न में से कौन सा आपका बेमेल है। ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ बुध, ऑप्शन डी शनि। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बृहस्पति क्या है, तो एक प्रकार का ग्रह है। बुध की अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक प्रकार का ग्रह है। शनि की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का ग्रह है। जबकि सूर्य की बात करें तो ये आपका ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में, अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके प्रसिद्ध है ताले के लिए। ताले के लिए अलीगढ़ आपको उत्पाद के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 31 नंबर में, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए स्मारक यानी अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी तीन मूर्ति, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया गेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, डिजाइनर के बारे में भी पूछा जाता है कि इंडिया गेट का जो डिजाइनर थे ये कौन था। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये थे आपका एडविन, कौन थे, एडविन लुटियंस। कौन थे, एडविन लुटियंस जो थे ये कौन थे, तो ये आपके इंडिया गेट के जो है डिजाइनर थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 32 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। बताया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन थे। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रारूप समिति के कौन थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो पूछा जाता है आपसे कि प्रारूप समिति का जो किया गया था, स्थापना जो किया गया था, गठन जो किया गया था, ये आपका कब किया गया था, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये आपका 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है केल्विन किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी तापमान। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केल्विन इकाई जो है ये किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होता है आपका, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है एमीटर। क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। क्या होता है, तो एम्पियर। और एमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। क्या होता है इसका होता है आपका एम्पियर। ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें तो इसका होता है आपका कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला जो होता है ये ज्योति तीव्रता की आपका मात्रक होता है। बल की अगर हम बात करें तो बल का आपका होता है फोर्स। क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स होता है। तापमान की अगर हम बात करें तो इसका आपका होता है केल्विन। क्या होता है इसका अगर हम बात करें तो ये आपका केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपको डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा है 34 नंबर में, विश्व का सबसे वायुविरुद्ध मैराथन धावक कौन है, ये बताइए। विश्व का सबसे वायुविरुद्ध मैराथन धावक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको आपको याद रखना कि ये फौजा सिंह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी उम्र की अगर हम बात करें कि इसका उम्र कितना, तो 103 वर्ष इसकी उम्र है, जो कि विश्व का सबसे
वयोवृद्ध मैराथन धावक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 35 नंबर में, यूसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक खेल से जुड़ा हुआ है, बताइए। तो खेल से रिलेटेड भी आपको प्रश्न देख लेना है, खेल से रिलेटेड भी आपको पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट में ये कवर कर ही देंगे पूरा, जितना भी आपका खेल से रिलेटेड होता है। ऐसे भी नहीं होगा तो आपको स्पेशल खेल से रिलेटेड आपको प्रश्न बता देंगे, क्योंकि आपको खेल से रिलेटेड प्रश्न और नृत्य से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा जाता है, और जिस लेवल से पूछा जाता है उसी लेवल से आपको वही लेवल से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको बिहार फायरमैन का एग्जाम देना है और आपको क्वेश्चन पढ़ना है रेलवे और सीजीएल का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो इसका लेवल से आपको पढ़ना है कि जिस प्रकार से आपके लेवल से एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर आपको 100% आपको लगा ही देना जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा रहा है कि यूसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा। ऑप्शन ए दौड़, ऑप्शन बी शॉर्ट पुट, ऑप्शन सी पोल वॉल्ट, ऑप्शन डी जेवेलिन। तो बताइए कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका जुड़ा हुआ है ये आपका दौड़ से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 36 नंबर में, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लंदन की अगर हम बात करें तो लंदन जो है ये आपके यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 37 नंबर में पूछा जा रहा है, एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अगर दूर की वस्तुओं को देख पाता है, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता, इन दूर की वस्तुओं को देखेगा तो दूर दृष्टि दोष, और निकट वाली वस्तुओं को देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को क्या करता है, देख पाता है। तो इसका मतलब है इसको हो गया निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस का जो प्रयोग किया जाता है इसमें अवतल लेंस का किया जाता है, और अवतल लेंस का जो पॉजिटिव क्षमता होता है, क्षमता क्या होती है इसमें पॉजिटिव। और दूर दृष्टि की अगर हम बात करें तो दूर दृष्टि के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो निगेटिव होता है, इसका क्या, सॉरी यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो आपका अवतल लेंस का जो क्षमता होती है ये आपका निगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण का क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण की जो डाईऑप्टर में यानी इसका जो मेजर किया जाए इसकी जो क्षमता होती है ये किस में होता है, तो ये आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका निगेटिव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 38 नंबर पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना आपका किया गया था ये 1952 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 39 नंबर में, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार विधेयक के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा। तो आपको सभी ऑप्शन को यहाँ पर आपको रीड कर लेना है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि इसका मतलब होता है आपका कि यह पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार को वैधानिक परिस्थिति प्रदान करता है। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार विधेयक के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 40 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था, तो ये आपका योजना आयोग था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग की अगर हम बात करें कि योजना आयोग की जो स्थापना जो किया गया था यानी कब इसका गठन किया गया था, तो ये आपका किया गया था 15 मार्च को। कब, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी डॉलर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो इतना प्रश्न लेकर क्या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।